नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के 5वें एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें ले जाएगा खुशी की ओर। इस पॉडकास्ट में हमारे प्रोडक्शन टीम ने हमारे लिए कुछ अच्छे से सवाल चुन चुन के रखे हैं जो हमको भी पता नहीं है, और हम आप लोगों के साथ वो प्रश्नों का उत्तर देंगे, और इससे हम एक दूसरे के बारे में पहचान कराएंगे। मैं सुनीता राव पुणे से, जो वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ 15 सालों। नमस्ते। और मैं हूं अंकिता ओझा। और मैं वेलनेस और थेरेपी की दुनिया में पिछले 6 साल से जुड़ी। तो चलिए आज की मस्ती शुरू करते हैं। तो ये रहे मेरे सवाल जो मेरे पास आए हैं। तो सुनीता जी शुरू करें। जी। तो पहला सवाल, हिप्नोथेरेपी के अलावा क्या आप कोई और ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज का प्रैक्टिस करते हैं? आपका प्रश्न के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं हिप्नोथेरेपी के अलावा भी और कई चीजें प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो कार्ड्स कराती हूँ, सिखाती भी हूँ, बाकफ्रा थेरेपी करती हूँ, और साथ में क्रिस्टल हीलिंग और आर्ट थेरेपी। ये कई चीजें हैं जो मैं करती हूँ, और ये सब हिप्नोथेरेपी के साथ ही जाती हैं, उस हिसाब से कि कई चीजें हमारी हिप्नोथेरेपी के थेरेपी में मदद करती हैं, और कई चीजें हैं जो अलग है। सारा ही वेलनेस के क्षेत्र में ही आता है, और मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के क्षेत्र में आता है, और इसके कारण मैं ये सारी कई चीजें साथ में कर। मैंने शुरुआत की 2000 से रेकी के साथ। 2007 के करीब मैंने हिप्नोथेरेपी का जर्नी चालू किया है। उसके बाद में मैं हिप्नोथेरेपी में अभी 15 साल तो हो गए हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा रहा है मेरा ये सफर, और साथ में मैंने बड़ी सारी चीजें सीखी हैं। यही नहीं जो मैंने अभी आपको बोला है, जैसे टैरो है, क्रिस्टल है, या फिर आर्ट थेरेपी है, या बागफ्रा थेरेपी है। और भी कई चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, वो भी करते हैं। कई चीजें हम लोगों ने साथ में सीखा है, मतलब चलते चलते रास्ते में ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, ऐसे है। कई बार एक ही चीज इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीजें इकट्ठा थेरेपी में इस्तेमाल। जैसा आपका है, मैं भी अगर सवाल का जवाब दूं तो मैं हिप्नोथेरेपी के साथ टैरो कार्ड रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे टैरो कार्ड जैसे दिखते हैं। तो टैरो कार्ड बेसिकली 78 कार्ड्स का सेट होता है। और टैरो कार्ड्स जो है वो आपको बहुत ही गाइडेंस और क्लैरिटी में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग से आप फ्यूचर बता सकते हैं, बट एक्चुअली मैं मानती हूँ कि आप एक्चुअली फ्यूचर बता नहीं सकते हैं, बट आप फ्यूचर थोड़ा हिंट ले सकते हैं। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। तो जैसे अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, या किसी आप ऐसी प्रॉब्लम में है जहां पे आप समझना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता बेटर होगा, या क्या चीज मेरे रास्ते में रुकावट लेके आ रही है, तो ऐसी चीजों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग बहुत मदद करता है। और मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग से बहुत उनको वैल्यू एडिशन मिलता है। और क्योंकि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, तो जैसे आपने बोला कि हम सारे टेक्निक्स अपने मिक्स एंड मैच करके यूज करते हैं। टैरो कार्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम टैरो कार्ड यूज करेंगे, हम अपना थेरेपी का पर्सपेक्टिव, हम अपने क्रिस्टल्स का पर्सपेक्टिव, हम सब साथ में लेके चलते हैं एज अ थेरेपिस्ट जब भी हम कोई हीलिंग करते हैं। और उसी तरह मैं क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ। तो क्रिस्टल्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, जैसे ये सिट्रीन हो गया, या ये एक आपका फ्लोराइट है। तो ऐसे क्रिस्टल बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, और हर क्रिस्टल की एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन से कोई क्रिस्टल यूज करते हैं तो वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। चाहे आप उसको अपने लिए यूज करें, अपने स्पेस के लिए यूज करें, रिलेशनशिप के लिए यूज करें, तो अलग क्रिस्टल्स अलग वाइब्रेशंस लेके आते हैं और वो आपके लिए काफी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक अगर मैं एग्जांपल दूंगी, टूरमलीन करके क्रिस्टल है। और ये एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है प्रोटेक्शन का और नेगेटिविटी हटाने के लिए। तो ये हम जैसे रेकमेंड करते हैं घर के एंट्रेंस पे रखने के लिए, क्योंकि ये आप हेल्प करता है घर, एक तो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, और वो प्रिवेंट करता है कि ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ ना सके। तो इस तरह अलग क्रिस्टल्स के अलग यूजेस होते हैं, और क्रिस्टल्स को हम चक्रा हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्पेस हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मेजरली थेरेपी के साथ मैं ये अलग टाइप के स्पिरिचुअल हीलिंग्स, एनर्जी हीलिंग्स भी करती हूँ। तो जो अगेन जैसे आपने बोला
एक चीज शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे रास्ते में और चीजें जो सामने आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इस दुनिया से जुड़े हैं तो हमें बहुत मजा आता है ऐसे अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने में, जानने में, और दुनिया में ऐसी चीजों की तो कमी है ही नहीं। तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो डेफिनेटली मेरे को बहुत मजा आता है क्रिस्टल्स के साथ खेलने में। जैसे मैं अपने हाथों में भी हमेशा पहन के रखती हूँ, और आई एम श्योर सुनीता जी आपने भी पहना होगा। तो और कई बार हम लोग थेरेपी वाली दुनिया के लोग एक दूसरे को क्रिस्टल ब्रेसलेट से पहचान लेते हैं। तो जब किसी ने पहने होते हैं हम दूर से देख के पहचान लेते हैं कि ओ ये भी थेरेपी में है, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी हो जाता है। सो एनीवे, दीज आर द थिंग्स आई डू। सो अगले सवाल पे चले सुनीता जी। हाँ, बस थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूं बाक फ्लावर हाँ थेरेपी के जी। बारे में। ये 38 फ्लावर्स हैं। फ्लावर के एसेंस के ऊपर बाक फ्लावर बने हुए हैं। और ये मेंटल और इमोशनल हीलिंग के लिए ही है, फिजिकल हीलिंग के लिए नहीं है। जैसे खांसी जुकाम हो गया तो आप बाक फ्लावर नहीं लेंगे, पर अगर आपका मेंटल स्टेट कुछ है या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसके लिए आप जरूर लेंगे। वो 38 जो फ्लावर एसेंसेस है वो हम देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। साथ में हम ड्राइंग या आर्ट थेरेपी भी कराती हूँ, जिससे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसका जानकारी सिर्फ वो एक पेपर में ड्रॉ करके भी मुझे काफी कुछ इंफॉर्मेशन उससे मिल जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, जैसे रेकी और ये सब है। ये बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट करता है हमारी थेरेपी के साथ, जिससे हम आगे हमारी क्लाइंट्स के लिए हम किस तरह से मिक्स एंड मैच, जैसे आपने बोला, मिक्स एंड मैच करके हम उनकी इलाज कर सके या उनको मदद कर सके। बहुत अच्छा लगता है बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके, और फिर एक यूनिक थेरेपी क्लाइंट को जैसे चाहिए वैसे हम लोग उनको देते। जी। तो अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ अंकिता जी, निकाल लिया मैंने। और आपके लिए पहला सवाल, आप अपने क्लाइंट से सहानुभूति रखते हैं पर आप उनके समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ये आप कैसे कर पाते हो? ओके, सो सुनीता जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि थेरेपी की दुनिया के साथ अब तो 6 साल से जुड़ी हूँ। और ये एक जो चीज है ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही आती है। अब मैं इतने सालों से थेरेपी कर रही हूँ तो अब मुझे ये समझ आ गया है कि एक्चुअली जब क्लाइंट आपकी चेयर पे होता है तो हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी उस टाइम पे वहां नहीं होती। तो वहां पे मैं एक अंकिता ओझा ना होके एक थेरेपिस्ट ही होती, और हमारा पूरा ध्यान, पूरा 100% अटेंशन उस टाइम क्लाइंट पे होता है। क्योंकि थेरेपी के समय हम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, उनके फीलिंग्स, हर चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो वहां पे मैं क्या सोच रही हूँ या मेरे क्या बिलीफ है या मेरे क्या जजमेंट्स है, उनके लिए जगह ही नहीं होती है। तो इसके लिए वहां पे क्लाइंट के इमोशंस को अपने ऊपर लेने का सवाल उठता ही नहीं है। और जब हम थेरेपी शुरू करते हैं कोई भी सेशन से पहले हम एक इंटेंशन लेके चलते हैं। लाइक मैं हमेशा एक इंटेंशन लेके चलती हूँ। मैं उसके पहले एक रेकी करती हूँ, इंटेंशन सेट करती हूँ कि ये जो सेशन है ये इस सेशन के ऊपर है। लाइक हम अपने हायर सेल्फ, स्पिरिट, भगवान, उन सबको सेशन में लेके आते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि ये सेशन हमसे बढ़कर, हमारी इनफैक्ट हमारी कैपेबिलिटी से बढ़कर भी हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा। हम उसके लिए भी स्पेस क्रिएट करते हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा मदद करती हैं। बट सुनीता जी, आप भी 15 साल से इस फील्ड में हैं, तो आप बताइए कि आप कैसे हैंडल करती हैं इस चीज को। अंकिता जी, ऐसा है कि पहले मुझे भी बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अपने आप को दूर रखना धीरे धीरे ही आता है, एकदम से तो नहीं आता है। पहले मैं मेरे क्लाइंट्स के परेशानी अपने साथ में लेके घूमती थी पर धीरे धीरे पता चला कि ये क्लाइंट का परेशानी है, हमारी खुद की परेशानी नहीं है। और क्लाइंट को, जैसे हम कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर थोड़ी पेशेंट का दर्द और सब चीज अपने सर पे लेता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम थेरेपिस्ट होते हैं तो क्लाइंट का कोई भी परेशानी हो वो हम अपने सर पे नहीं लेते हैं। अगर हम उनके साथ में ही जुड़ के, अगर क्लाइंट रो रहा है और हम भी उनके साथ बैठ के रोने लगे तो फिर थेरेपी तो हो चुका है ना। तो उस हिसाब से तो हम लोगों को एक सेफ स्पेस बना के रखना पड़ता है। सेफ मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे क्लाइंट खुल के बात कर सके हमसे, और उनको थेरेपी जो उनको उस वक्त उनके लिए जो बिल्कुल ठीक हो
वो उनको मिल पाए। आखिर तक तो हम लोग फैसिलिटेटर्स ही हैं। फैसिलिटेटर्स मतलब हम मदद करते हैं उनको, पर थेरेपी तो उनकी खुद की सोच का पर्सपेक्टिव बदलने से ही होता है। सोच में जो बदलाव लाते हैं या बिहेवियर में जो बदलाव लाते हैं, उसी से थेरेपी होती है। एक होता है हमारा पर्सपेक्टिव, जैसे मैं किसी चीज को देखती हूँ, मेरी नजरिया क्या है, और एक जो आप देखते हैं आपकी नजरिया क्या है। पर एक होता है सही नजरिया। जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो अपनी नजर से दुनिया को देख रहे होते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग परेशान होते हैं कि उनकी नजरिया से कोई चीज ढंग से नहीं चल रही है, या कुछ मुश्किलात आ रहे हैं, या किसी के साथ अनबन हो रहा है। तो हम उनको सही नजरिया दिखाते हैं। वो मेरी नजरिया नहीं है या आपकी नजरिया नहीं, पर वो सही तरीके से देखने का ढंग है। तो थेरेपी बेसिकली वही चीज है। जब हम जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, या पैर हाथ टूट जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हमारे मन में कोई कष्ट हो और कोई इमोशन में हम लोगों को परेशानी हो, तो हम थेरेपिस्ट के पास जाते। तो सेम चीज है, पर हाँ, हमको अपना अपना निजी जिंदगी उससे दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो वो हमारी निजी जिंदगी में बहुत परेशानियां क्रिएट करती। हाँ बिल्कुल सुनीता जी, आपने सही कहा कि कितनी बार हम सेशन में रहते हैं और हमारे हिसाब से क्या नजरिया सही है हम वो नहीं देखते हैं। कई बार हो सकता है क्लाइंट का नजरिया कुछ और है और उनका सही नजरिया कुछ हमारे से अलग हो सकता है, और हमारे लिए हमारा काम यही है कि हम उस चीज के लिए स्पेस क्रिएट कर सके। ये नहीं है कि हमारा बिलीफ है तो क्लाइंट के लिए भी वही सही होगा। हर इंसान का अपना नजरिया अलग होता है, उनका सही अलग होता है। तो हम उस चीज के लिए करते हैं, और वो हमारे लिए एक्चुअली खुद के लिए भी कितना हेल्प करता है। कितनी बार होता है किसी और का सेशन है और हम कितना कुछ सीख जाते हैं उस सेशन। तो इन्हीं चीज इतने साल से करते हुए ये चीज काफी हमें मदद करती है अपने आप को थोड़ा डिटैच करके रखने के लिए और थेरेपी सही तरह से कंडक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। चलिए अब मैं अगला सवाल उठाती हूँ। अब तक आपका सबसे चुनौतीपूर्ण केस क्या रहा है और आपने उसे कैसे संभाला? एक मैंने सबसे चुनौतीपूर्ण मेरे लिए, एक बहुत पहले जब मैंने शुरुआत की थी, वो टाइम पे मेरे पास एक लड़की आई थी जिसका स्किज़ोफ्रेनिया था, जो मेंटल हेल्थ के इसमें आता है, जो साइकेट्रिस्ट वगैरह उसके साथ डील करते हैं, तो उसके लिए दवाइयां भी लिख के दिया जाता है। तो वो जब मेरे पास आई थी, और उसने उसके माँ बाप उसके साथ आए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी इंडिया से बाहर जाए पढ़ाई करने के लिए, और ऊंची पढ़ाई करने के लिए। तो आप क्या इसकी मदद कर सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया से बाहर निकल पाए। मैं कहा, कोच, हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छी चीज है, और इसमें हम मेंटल स्टेट के ऊपर ही काम करते हैं, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। और किस हद तक होता है नहीं होता है, ये मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि हर पेशेंट, हर क्लाइंट अलग होता है, और उसका रिसीव करने का ढंग भी अलग होता है, और उसका तरीका भी अलग होता है। पर उन्होंने कहा था कि उनके पास 6 महीने का वक्त है, और उस 6 महीने में उसका इलाज करने का है। तो हमने गणेश जी का नाम लिया और चालू कर दिया। और क्योंकि वो स्किज़ोफ्रेनिया में थी, तो ट्रांस में मैंने काम नहीं किया। ट्रांस में मतलब भूल में, जहां हम उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड या अज्ञात मन में लेके जाते हैं, वो वाला नहीं किया मैंने। सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी किया। कॉग्निटिव थेरेपी मतलब जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं, आंखें खोल के जो बात करते हैं, उसको कॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं। तो वो वाला मैंने किया उसके साथ में। सिर्फ बातों बातों में ही काफी हल निकल आए। और कई थेरेपियां भी जो मैंने हिप्नोथेरेपी की वो भी आंखें खुला रख के ही किया। एंड उसका 12 कुछ सेशंस चले थे, और 12 सेशन के बाद वो लड़की काफी, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी। और जो बाकी छोटा मोटा था मेडिसिन के हेल्प से, वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। एंड वो बाहर गई, इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए।
और जब वो छुट्टियों में बीच में आई थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए, तब वो मेरे से आके मिली थी और मैंने उससे पूछा था, क्योंकि मुझे भी एक अंदर से होता है कि मैंने इसके साथ काम किया है, अब इसकी जिंदगी कैसी है। तो उसने आके बहुत अच्छा फीडबैक दिया था कि वो हॉस्टल में अकेले रहती है, उसके साथ जो लड़की रह रही है रूममेट, वो दूसरे कंट्री की है, और वो हर चीज खुद करती है, खुद संभालती है। और जो वो परेशानियां थी, जैसे उसके साइकोसिस था, और जो वो देखती थी या सुनने आवाजें सुनाई देती, वो सब बंद हो चुका था। और ओसीडी भी था। ओसीडी मतलब एक ही काम बार 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 करने का। तो वो भी बहुत ही कम हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया था। पर उसने कहा कि वो मैनेजेबल है, और वो अपना खुद का मेंटल हेल्थ सही तरीके से उसको संभाल रही है। तो वो चीज जो है, मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला वो केस करने के बाद में। एक डिफिकल्ट था इसलिए कि ट्रांस में हम नहीं ले जा सकते थे, और दूसरा था कि डेडलाइन था कि 6 महीने के अंदर उसको ठीक करने का है। तो ये जो दो चीजें थी वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, पर बहुत अच्छा मजा आया करने में। और फिर जब हम कोई टफ केस करते हैं अंकिता, तो फिर ऐसा लगता है कि हमारा एक प्रमोशन हो गया है, और हम और भी टफ क्लाइंट्स को या इस तरह के क्लाइंट्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सुनीता जी, हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मतलब मैं बाकियों को भी बता दूं कि मैं सुनीता जी को इतना परेशान करती हूँ फोन पे फोन करके। जैसे भी मुझे कुछ डाउट होता है, मेरा पहला फोन कॉल सुनीता जी को ही जाता है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल जब भी आप कुछ ऐसा केस करते हैं और उसके बाद आपको एनकरेजमेंट मिलता है, आई थिंक सबसे बड़ी फीस हमारे लिए वही होती है। और वही एक चीज है जो हमें इस फील्ड से जुड़ा हुआ रखती है हमेशा। इसी तरह मेरा जो केस था अभी तक का सबसे मुश्किल जो मेरे लिए केस था, वो एक अब्यूज का केस था। एक लड़की का अब्यूज बचपन में काफी कुछ हुआ था, काफी सालों तक हुआ था। और ये केस मेरे करियर में काफी जल्दी काफी शुरुआत में ही आया था। तो जैसे आपने पिछले सवाल में बात की एक सेफ स्पेस की, तो जब भी हम थेरेपी करते हैं, एक ये जो एक क्लाइंट का एक सुरक्षित जो स्पेस है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार कुछ लोग कुछ इंसानों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, कभी किसी जगह पे महसूस करते हैं, कभी उनका कमरा होता है जो बहुत सेफ स्पेस है। पर हर इंसान का एक ऐसा कुछ स्पेस होता है जिसके थ्रू, जिसकी मदद से थेरेपी थोड़ी आसान हो जाती है। तो क्योंकि ये अब्यूज का केस था, तो उनका सेफ स्पेस ही नहीं हम ढूंढ पा रहे थे। तो वहां पे जो ज्यादातर हम स्पेस ढूंढते हैं, तो इस केस में मैंने वो स्पेस को क्रिएट किया था। और क्योंकि वो अपने ही घर में कई बार सुरक्षित नहीं फील करती, तो उनका सेफ स्पेस मैंने क्रिएट किया था सनलाइट से, यानी कि सूरज की रोशनी से, जो मेरे लिए एक बहुत ही अलग तरह की समझ थी, सीख थी। और वहां से मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि थेरेपी में आपको कई बार बहुत क्रिएटिव भी होना पड़ता है, और आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो सिखाया गया है, कई बार आपको उससे बढ़ के देखना पड़ता है कि क्लाइंट के लिए क्या जरूरी है, और क्या क्या किस चीज की उनको सबसे पहले जरूरत है। तो हमारा एक जैसे प्रोसेस रहता है, हम थोड़ा सोचते हैं कि पहले ये कदम होगा, फिर सेकंड ऐसा होगा थेरेपी में, जो हमारे लिए गाइडलाइन होता है। लेकिन ये क्लाइंट ने मुझे ये सिखाया कि अगर पहले ही कदम पे कई बार अगर हम सेफ्टी उनको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो हमारा पहला कदम होता है। तो हम कई बार केस समझ के कोशिश करते हैं, अरे हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बट कई बार आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप खुद नहीं समझते कि ये कहाँ से हो रहा है। तो ऐसी चीजों में मैं हमेशा मानती हूँ, जब भी ऐसा कोई केस आता है, कि ये एक्चुअली ग्रेस है। ये भगवान आपके सेशन में आते हैं, वो क्लाइंट के भगवान आपके सेशन में आते हैं और आपको मदद करते हैं वो केस को नेविगेट करने में। तो क्योंकि मैं नई भी थी उस समय, तो मेरे लिए ये केस आना बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सीखा इससे। और क्योंकि मैं नई भी थी, तो जैसे हमने पहले बात की, घर जाते समय उनके इमोशंस मैं पूरी तरह से फील कर पा रही थी, क्योंकि काफी लंबा सेशन था वो, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था डिटैच होना। तो फिर उसके भी 1-2 दिन लगे मुझे उस चीज में से निकलने के लिए, कि किसी ने इतना दुख सहा है अपनी जिंदगी में। तो शुरुआत में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था उस चीज को डिटैच करना।
तो मैंने वो भी सीखा कि अगर जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्लाइंट की मदद नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये भी सीखा कि कैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पहले आती है और थेरेपी के प्रोसेसेस बाद में आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। तो ये क्लाइंट मुझे हमेशा याद रहता है, और हमेशा जो मैंने वहां से सीखा है वो उस चीज को मैं हमेशा आगे लेके जाती हूँ। और इनफैक्ट इससे मुझे ये भी अब हमेशा से मेरा इससे एक सनलाइट के साथ भी कनेक्शन बना उस सेशन के बाद, क्योंकि मैं ये समझ पाई कि सनलाइट या जो सूरज की रोशनी कभी नहीं देखती कि आप लड़के हैं लड़की हैं, आप इंसान हैं या जानवर हैं, आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। तो उस तरह से भी मेरा एक कनेक्शन बना सनलाइट के लिए, इवन तो वो क्लाइंट का सेशन था, बट वो सनलाइट की सेफ्टी मैंने उसके बाद से मैं भी महसूस करने लगी अपनी जिंदगी में। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक यादगार केस है जहां मैंने बहुत सीखा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला मेरा सवाल है आपसे। ओके ओके चलिए। क्या आप कुछ ऐसी कहानियां शेयर कर सकते हैं जहां थेरेपी और वेलनेस से आपकी जिंदगी में खुशहाली लेके आई? जी सो मेरे लिए पर्सनली तो मैं बहुत बहुत समय से मैं वेट लॉस से बहुत मेरी एक दुश्मनी रही है बचपन से। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी उम्र में मैंने डाइटिंग शुरू करी, कौन सी उम्र में मैंने वेट लॉस, मतलब अर्लीस्ट मेमोरी जो मेरी है वो है 6th स्टैंडर्ड की। जब हम कितने मतलब 12-13 साल के 14 साल के होते हैं, और तब से उसके पहले से भी मुझे याद है। तो मेरी ये स्ट्रगल तब से चल रही है। और इसी स्ट्रगल के दौरान बीच में मुझे पीसीओडी भी हो गया, मैं प्री डायबिटिक भी हो गई। तो ये मेरी स्ट्रगल बहुत टाइम से चलती आ रही है, लेकिन और मैं मेहनत भी पूरी की है। मैंने दुनिया की ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ी। कहा लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, जितने आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं मैंने वो सब टाइप की थेरेपीज, हर टाइप की डाइट और सब मैंने ट्राई किया हुआ है। लेकिन हमेशा या तो वेट कम होता ही नहीं था, या कम होता था और फिर वापस बढ़ जाता था। तो ये हमेशा से मेरे साथ प्रॉब्लम रही है। लेकिन जब मैं थेरेपी करना शुरू किया मैंने 2016 से, तो ना ही मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया, पर मैंने अपनी खुद की भी बहुत थेरेपी करवाई। और जो वेट लॉस होता है उसके काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल कारण कहा जाता है कि आपकी बॉडी जब आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है किसी भी चीज से, तो वो एक फैट जो है वो लेयर होता है प्रोटेक्शन का। तो वो मतलब एक जनरल रीजन कहा जाता है, बट वेट लॉस की बहुत ज्यादा रीजंस भी हो सकते हैं। तो जब मैंने थेरेपी करनी शुरू की धीरे धीरे करके एक एक कदम लेके, पहले मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया। मेरी जो बॉडी डिस्मॉर्फिया था कि मैं चाहे मेरा वेट कम है, पर जब भी मैं मिरर में देखती थी तो मुझे लगता था मेरा वेट बहुत ज्यादा है। लोग मुझे कहते थे कि नहीं तुम्हारा वेट बहुत कम है, पर मैं कभी मान नहीं पाती थी उस चीज को। और ये चीजें मेरी जैसे जैसे मैं थेरेपी करती गई, ये चीजें मेरे लिए धीरे वो एक्सेप्टेंस आया, फिर मैं धीरे धीरे समझना शुरू किया, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा प्यार दिखाना शुरू किया। और ये प्रोसेस करते करते अभी 2 महीना पहले ही मैंने जब चेकअप भी किया था, पिछले 1.5 साल में मैंने कुछ 10-11 किलो वेट कम किया है। और मेरा अभी मेरे को पीसीओडी नहीं है। मैं प्री डायबिटिक थी, अब मैं प्री डायबिटिक भी नहीं हूँ, मेरे शुगर लेवल्स एकदम नॉर्मल हैं। तो ये सब चीजें जो है ये थेरेपी से आई हैं। थेरेपी है, रेकी है, तो ये जो अलग अलग मोडालिटीज है इन्होंने मुझे हर एक लेवल पे, क्योंकि जब इतनी लंबी इलनेस होती है तो हम ये नहीं मान सकते कि एक सेशन 2 सेशन में वो ठीक हो जाएगा। मैं एफर्ट्स पहले भी करती थी, अभी भी एफर्ट्स करती हूँ, बट अब जब मैं एफर्ट करती हूँ तो उसका मुझे रिजल्ट दिखता है। अब अगर मुझे स्केल पे दिखता है कि मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया है, तो मुझे उससे स्ट्रेस नहीं होता है। मैं ऐसे स्पाइरल में नहीं जाती हूँ कि हे भगवान क्या कर दिया मैंने, अभी खाना बंद करो। पहले ऐसा होता था, और ये पहले हफ्ते में 2-3 बार होता था। अब तो मुझे याद भी नहीं है कब 1 साल 1.5 साल 2 साल के ऊपर हो गया है कि मुझे वो स्पाइरल हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअली अगर मेरा वेट कम नहीं भी हो, तो अब मुझे जो एक मेंटल पीस है वो मेरा थेरेपी से आया है। और उसके ऊपर बोनस है कि मेरा वेट भी कम हो रहा है, पीसीओडी भी चला गया, और मैं प्री डायबिटिक भी नहीं हूँ। तो 35 की उम्र में आते आते मैंने एक्चुअली अब मेरी जिंदगी का जो इतना बड़ा एक इश्यू था मैं उसको एक्चुअली अपने पीछे ले जा चुकी हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है, और जो मुझे पता है बहुत लोग उससे स्ट्रगल करते हैं। तो वो एक चीज है जो मतलब थैंक्स टू थेरेपी कि मैं उस चीज को खत्म कर पाई। तो आप बताइए सुनीता जी। रेकी से चालू किया था 2000 में, मैंने कहा। और तब मेरी जिसने मेरी रेकी की इनिशिएशन की थी
तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो आप काम कर रही हैं वो काम छोड़ के आप ये काम में आएंगी। मैं कंप्यूटर्स में एनिमेशन वगैरह सिखा, तो वो छोड़ के मैं मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं ये काम करूंगी नहीं। पर धीरे धीरे कुछ 6-7 साल लगे हैं मुझे। उसके बाद में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट की वजह से मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, बैकपैक का ऑपरेशन हुआ था, और मेरा लेफ्ट लेग पैरालिसिस हुआ था। बहुत मुश्किल से गुजरा वो टाइम। और नर्व्स का पेन होता था। जैसे आपको किसी एक स्टेट में आप बैठ जाएं तो कई कुछ वक्त के बाद जब आप उठते हैं तो आपके हाथ पैर में वो जैसे कांटे लगते हैं या मूंगी आती है, कहते हैं, वो नर्व पेन होता है। वो मेरे 24 घंटे मेरे लेफ्ट पैर में था। तो मैं कुछ इस थेरेपी में थी कि कुछ ऐसा मिले जो बिना दवाई खाए मेरे पेन गायब कर दे। हाँ, बहुत मुश्किल है पर मेरे दिमाग में ऐसा आया। तो तब मैं हिप्नोथेरेपी के बारे में रिसर्च किया, और फिर मुझे लगा कि ये एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो हिप्नोथेरेपी के क्लास में गई, और पेन रिलीफ मुझे उसी से मिला। और क्योंकि पेन मेंटल स्टेट है, मेंटल मतलब हमारे दिमाग में पेन हमको महसूस होता है, तो उसके कारण हिप्नोथेरेपी में उसका इलाज बहुत ही आसान तरीके से और 1-2 घंटे के अंदर मैं अपना पेन को खुद ही कम कर सकती थी, और बिना कुछ दवाई खाए। तो एक मिरेकल जैसा था, एक जैसे मैजिक हो गया था मेरे लिए। और जब मैं रोज ये करने लग गई तो मैं फिर सोचा कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो कई लोगों को इससे मदद मिल सकती है। और जब मैं इस फील्ड की नहीं हूँ, थेरेपी के फील्ड की नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना अपने साथ इलाज कर सकती हूँ, अपना खुद का इलाज कर सकती हूँ। तो अगर मैं ये पूरा सीखूं और दूसरों को सिखाने लगूं तो कितने लोग इस इलाज का फायदा उठा सकते। इसके कारण मैं हिप्नोथेरेपी में आई भी। और ये एक जो चीज था जिससे मेरी जिंदगी खुशहाल हुई, और मैं पेन मेडिकेशन से बाहर निकली। जो दवाइयां मैं खाती थी रोज, उससे मैं बाहर निकली। तो मेरी जिंदगी हिप्नोथेरेपी ने बदल दी है। और मैं इसीलिए मैं इसमें काम करती हूँ, क्योंकि मुझे इस पे अटूट विश्वास है। जी बिल्कुल। और आई थिंक हम ऐसे ही काफी सारे चमत्कार देखते भी हैं जब हम हमारे क्लाइंट्स होते हैं और बाकी केसेस भी सुनते हैं, तो एक्चुअली हम कितना सीखते हैं और हर केस के साथ हमारा विश्वास उतना ही अटूट होता जाता है। सही बात बिल्कुल। है। अब अगला सवाल, क्या आप अपने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आने के सफर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पिछले इसमें बताया है। और इसके साथ में मैं क्योंकि मेरा विश्वास अटूट था इस थेरेपी के ऊपर, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस फील्ड की नहीं हूँ, कभी पढ़ाई नहीं किया, साइकोलॉजी वगैरह नहीं किया, पर फिर भी मैं समझ सकती हूँ इस चीज। और जो भी क्लास में पढ़ाते थे, जिस तरह से हमको पढ़ाया गया था, वो एक्सप्लेन करते थे, फिर डेमो देते थे, और फिर हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता था। आज मैं टीचर हूँ हिप्नोथेरेपी की, और मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, मतलब होल वर्ल्ड में हम लोग एका के अंडर हम लोग यही चीज सिखाते हैं, एका हिप्नोथेरेपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उसके कारण मुझे लगा कि अगर मैं नॉन साइकोलॉजी फील्ड से आके इस चीज को इतनी अच्छी तरह से समझ सकी और इसके साथ काम कर सकी, और दूसरों को मैं जिसके साथ भी काम किया उसको फायदा दिखा मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मेरी जिंदगी में जरूरी है, और मैं इसको आगे ले जाना चाहती थी। और ऑफ कोर्स अभी 15 साल हो गए हैं मुझे काम करते करते, और बहुत मजेदार रहा है ये जर्नी।
बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इतने क्लाइंट्स मिले, इतने लोगों का तकलीफ दूर हुआ। एंड जब वो फीडबैक देते हैं अपने को, जैसे मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मेरा पेन कम हुआ, वैसे ही वो लोग भी फीडबैक देते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई है, हम इस तरह से जी रहे हैं। कई लोग मुझे सालों बाद मिलते हैं और फिर भी वो उस चीज को दिमाग में रखते हैं कि मैं इस दुख से गुजरे हैं और इनके पास गए थे और इन्होंने हमारी मदद, तो वो जो चीज याद रखते हैं। और कई बार मैं तो भूल जाती हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स रोज ही आते हैं और रोज ही हम लोग उनके साथ थेरेपी करते हैं। कई एक आध बार, एक दो सेशन या 3 सेशन के क्लाइंट्स हम भूल जाते हैं, तो फिर भी वो खुद याद दिलाते हैं, मैं ये हुआ था मुझको, आपने ये किया था और इससे मैं ठीक हो गया। तो खुशी भी मिलती है और बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जिंदगी को जीने के लिए ना एक गोल मिलता है, एक दृष्टिकोण, एक मुकाम मिलता है, जहां हम खुद की जिंदगी तो संवारे ही, दूसरे की जिंदगी भी संवार सकते हैं। और सबका दुख दूर हो, जैसे हमारा ये चैनल है खुशी की ओर, सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है कि हम दूसरों को भी खुशी की ओर ले जा सकते। जी बिल्कुल। तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी रेकी से। और वो मेरे लिए तो इतना मतलब इतना रैंडम हुआ था कि मुझे किसी ने रेकी के बारे में कुछ बताया और मैंने सुना और मुझे थोड़ा ऐसे अतरंगी सा लगा कि ये क्या चीज है, मतलब कभी सुना नहीं देखा नहीं, तो थोड़ा ऐसे ही लगता है कि शुरू शुरू में कि पता नहीं क्या जादू टोना टाइप है, ऐसा ऐसा मैंने सोचा और मैंने सुन के उसको छोड़ दिया। फिर उसी हफ्ते के अंदर मैं कुछ और पढ़ रही थी और वहां पे फिर रेकी का जिक्र आया दूसरी बार। फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, दोबारा से अच्छा चलो होगा कुछ, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। फिर तीसरी बार उसी हफ्ते में मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है निकिता, जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी और मेरे साथ में ही बैठती थी। एंड हम एक दूसरे को कुछ 3-4 साल से जानते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। बट किसी दिन बातों उसी हफ्ते में बातों बातों में ये जिक्र निकला कि उसकी जो मॉम है वो रेकी टीचर है और उसकी वो मॉम है आप सुनीता जी की। तो वहां से ये जब तीसरा कॉन्वर्सेशन ये निकला, फिर मेरे दिमाग में है कि ये बार बार हर तरह से ये रेकी बार बार मेरी दुनिया में कहाँ से आ रहा है। और फिर हमने डिसाइड किया कि वो निकिता ने और मैंने साथ में पहली बार वो रेकी का क्लास किया। और क्योंकि हम लोग स्टार वॉर्स के फैन भी थे तो हमें तो इतना मजा आया, क्योंकि रेकी आप एनर्जी करते हो और जैसे उसमें बोलते हैं लेट मे द फोर्स बी विद यू, तो हम तो पूरा मस्ती करते टाइम हमारा क्लास का सेशन ऐसा ही गया। पर उसमें मुझे इतनी खुशी मिली वो रेकी सीख के, इतना मजा आया और ऐसी नई टाइप की, ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि किसी ने मुझे जादू सिखा दिया है। तो इतनी खुशी, और वो जैसे जब रेकी मेरी जिंदगी में आई तो वो ये थेरेपी की का दरवाजा कैसे मेरे लिए खुला मैं खुद ही नहीं समझ पाई। मैंने रेकी किया, फिर मैंने टैरो रीडिंग किया, फिर मैंने क्रिस्टल हीलिंग किया, बाक फ्लावर किया, और करते 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 मैं कैसे हिप्नोथेरेपी लेवल 1 के क्लास में पहुंच गई मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक वो पूरा 1.5-2 साल मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे, मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरे सारे पैसे जो थे वो सब थेरेपी क्लासेस में जाता था, क्योंकि आई फेल्ट सो ड्रॉन टू दिस वर्ल्ड। मुझे खुद नहीं समझ में आया और तब तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे थेरेपिस्ट बनना है या कुछ, मुझे बस करना था, मुझे बस सीखना था। तो मेरे अंदर वो कहाँ कहाँ रेकी से वो जगह है मैं खुद नहीं समझ पाई। और मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे लेवल तक आते आते अगेन ऐसे ही बातों बातों में निकिता के ही साथ, जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बेसिकली हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो निकिता है। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो सुनीता जी के साथ और निकिता के साथ शुरू हुई थी, और अभी खुशी की ओर की जर्नी भी मेरी उनके साथ ही शुरू हुई है। तो इसी तरह एक दिन फिर बात करते करते बातों बातों में मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे थेरेपिस्ट बनना है। और अभी मैंने हिप्नोथेरेपी पूरा भी नहीं किया था, क्योंकि एका में उसके 5 लेवल होते हैं और मैं तब तीसरे या चौथे लेवल, शायद तीसरे लेवल तक ही गई थी उस टाइम तक। पर मुझे इतना समझ में आ गया था क्योंकि मैं रिजल्ट्स देख चुकी थी, मैं अपने ऊपर भी रिजल्ट देख चुकी थी, और अभी तो जो डेमोज होते थे, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन होता है का कि ये थेरेपी इस तरह की जाती है, और फिर जो ट्रेनर होता है वो आपको करके दिखाते हैं और फिर आप आपस में भी करते हैं। पर उतने में ही, सिर्फ ट्रेनिंग में जो हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं पहली बार, अगर एक स्टूडेंट एक ट्रेनिंग में ये करके अगर कर सकता है, कोई रिजल्ट दिखा सकता है, तो आप सोचिए एक एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट कितना अच्छा करता होगा। हालांकि हम मानते हैं कि थेरेपी हैपेंस डिस्पाइट द थेरेपिस्ट,
बट फिर भी उसी से मैं इतना एनकरेज हो गई और मेरे को अपने लाइफ का पर्पस वहां मिला। और उसके बाद जाके मैंने लेवल 4 लेवल 5 कंप्लीट किया। एंड उसके बाद भी कई साल तक मैं कॉर्पोरेट जॉब में रही हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये समझ नहीं, मतलब मेरी जिंदगी में मैं ये कभी समझ नहीं पाती थी कि कई बार मैं पूरी मेहनत करती थी अपनी जॉब में, पूरा काम करती थी, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे 1 घंटे के सेशन से मिलता था, जो मुझे एनकरेजमेंट मिलता था, जैसे आपने प्रोत्साहन की बात की, वो मुझे कभी कॉर्पोरेट जॉब से उस लेवल तक मिलता ही नहीं था। तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं, आप सामने वाले को मदद कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सके, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। तो उसी तरह से धीरे 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 करके मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ कि मैं अब सेशंस करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ, और साथ में अब हमने ये चैनल भी शुरू किया है। तो ये इस तरह से थोड़ा अतरंगी सा तरीका था। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पेन नहीं था, कुछ नहीं था, और जो था भी मैं इतनी अनअवेयर थी उस टाइम। कभी मैंने थेरेपी के बारे में सुना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, और जैसे ही सुना, सोचा, उसके बाद कभी मुड़ के ही नहीं देखा। तो मेरे लिए थेरेपी की जर्नी कुछ इस तरह रही है, और अगेन बहुत मजेदार रही है। और जैसे बाकी फील्ड्स में भी ऐसा ही होता है कि सीखने की कभी कमी नहीं होती है। आप एक चीज सीखो तो दूसरी चीज सामने आती है, दूसरी सीखो तीसरी सामने आती है। तो हम तो वैसे ही सीख रहे हैं, कभी किताबों से सीखते हैं, कभी क्लासेस से सीखते हैं, कभी एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये जर्नी मेरे लिए तो बहुत मजेदार रही है, और मुझे पता है आपके लिए भी रही है। तो ये हमारी थेरेपी का इंट्रोडक्शन एंड हाउ वी गॉट इनटू दिस, ये वो स्टोरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपका। हाँ जी। बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे प्रश्न करने का। अंकिता, आपका सवाल है, वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? तो सबसे पहले तो सुनीता जी आप हैं मेरी प्रेरणा, क्योंकि आप मेरी गुरु हैं, और मैंने एक्चुअली ना ही आपसे इतना कुछ सीखा है, बट मतलब आप मेरी थेरेपिस्ट भी हैं, और आप मेरी गुरु भी हैं, और आप मेरी फ्रेंड भी हैं। तो मैंने एक्चुअली आपको सिखाते हुए इतनी बार देखा, इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, जिस तरह से आप बात करती हैं, जिस तरह से आप समझाती हैं, और जिस तरह का क्लैरिटी से आप समझाती हैं, तो वो हमेशा मेरे लिए गोल रहा है कि अगर मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं, तो एक्चुअली मैं अपनी जिंदगी तो बहुत अच्छी तरह से जी ही पाऊंगी, लेकिन मैं किसी और की भी सहायता कर पाऊंगी। तो सबसे पहला तो मेरा इंट्रोडक्शन जो थेरेपी की दुनिया के साथ हुआ, वो आपसे ही हुआ है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसका बहुत बड़ा नाता होता है आपकी फेवरेट टीचर के साथ, क्योंकि जब तक आपको टीचर पसंद नहीं है, तब तक आपको सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है। तो मेरी तो टीचर आप रही हैं, तो आपके साथ ही मैंने इस जर्नी को इतना अच्छे से इंजॉय करा है, बिना बर्डन के। तो मुझे इतना मजा आया है शुरू से इस जर्नी के साथ रुकने में, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा कारण भी था कि मैं एक क्लास से दूसरी क्लास भागती रही हमेशा, कि अच्छा अब आप क्या कर रही हैं, अब आप क्या कर रही है। जैसे हील योर लाइफ भी मैंने, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, वो भी मैंने आपके साथ किया था। तो जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली थेरेपिस्ट आप ही आई है, उसके पहले थेरेपी मेरे लिए एक बहुत एलियन टॉपिक रहता था, मतलब मुझे पता ही नहीं था वो क्या होता है। तो आप, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से काम करते हुए देखा, आपको इतने कंपैशन के साथ करते हुए देखा, तो मैंने बहुत सीखा कि जिंदगी में इस तरह से भी चल सकते हैं, या एक अलग तरीका भी हो सकता है। क्योंकि कितनी बार होता है मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आती हूँ, और आप मुझे 2 मिनट में दूसरा पर्सपेक्टिव देती है, और मैं एकदम से ऐसी हो जाती हूँ, ओ हाँ अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये चीज जो सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में आप लेके आए, तो वो मेरे लिए बहुत हमेशा इंस्पिरेशन डे वन से रहा है। तो दैट इज वन थिंग। और देन सेकेंडली, युवराज सर है हमारे, युवराज कपाड़िया जो एका के फाउंडर हैं। जब भी मैं उनको थेरेपी करते हुए देखती हूँ, जैसे जब वो हमें सिखाते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, जिस तरह से मैंने उनको थेरेपी, लाइक वो जब थेरेपी करते हैं ऐसे लगता ही नहीं थेरेपी हो रहा है, ऐसा लगता है कि मस्ती हो रही है, बातें हो रही है, मतलब क्या, मतलब कितना लाइटली और कितना एफिशिएंसी के साथ वो ये करते हैं। तो उनको देख के मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं ये कर पाऊंगी, तो मुझे कभी जिंदगी में, मतलब जैसे अभी भी मैं कभी सोचती हूँ कि हाँ सेशन में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, सब छोड़ दो, जो होना है वो खुद होगा, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे थ्रू होना चाह रहा है, तुम बस वो करो। और ये चीज अगेन युवराज सर भी सेकंड मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे हमेशा मन करता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसको और अच्छे से करूँ, मैं अपने आप को और सिखाऊं, जिंदगी में और बढ़ूं। और पहले मैं सोचती थी कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे
सिर्फ एक एफिशिएंट थेरेपिस्ट बनना है कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो एटलीस्ट कुछ सोल्यूशन लेके जा रहा है। और एक ओपरा विनफ्री का एक प्रेयर मैंने एक बार सुना था, जो वो कहती है कि मैं रोज सुबह उठ के ये प्रे करती हूँ जिसमें मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान आप मेरा इस्तेमाल करिए, आप मुझे उस रास्ते पे लेके जाइए, आप मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, आप उस तरह से आप मुझे इस्तेमाल करिए उस दिशा में। तो मैं भी वही एक मेरी प्रेयर रहती है कि भगवान आप मुझे इस्तेमाल करिए ताकि मेरे थ्रू जिसकी हीलिंग होनी चाहिए वो हो जाए। तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है जो पता नहीं कब कहाँ से आया है, बट जब मैं रेकी में घुसी हूँ तब से मतलब दैट इंस्पिरेशन हैज स्टेड विद मी। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि ये मेरा रास्ता है, क्योंकि भगवान ने कभी भी इंस्पिरेशन की कमी नहीं रखी है मेरे लिए। एक कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका सोल्यूशन भी फट से आ जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है हिप्नोथेरेपी और थेरेपी से जुड़े रहने। तो आपके लिए क्या है सुनीता जी? मेरे लिए भी मेरे गुरु ही हैं, जो जिनसे मैंने चालू किया था। पहली गुरु रेकी की जो थी अनीता सनस, वो उन्होंने मुझे सही दिशा मार्ग दिया पहले फर्स्ट। तब मैं सोचती थी वो पागल औरत है, पर आज मैं जानती हूँ वो पागल नहीं है, वो सब जानती है और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। और आज भी मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। और उनकी जो भी हम सीखते हैं इस दुनिया में, जो हमारे गुरु होते हैं उनके कर्म, अच्छे कर्मों से हम जुड़ जाते हैं। जैसे आपने बोला युवराज सर, युवराज कपाडिया जो है वो एक अनोखी चीज है इस दुनिया में, उनके जैसा कोई नहीं है। और उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, कि अपने आप को किस तरह से सेंटर करके रखना, किस शांति पूर्वक वो कोई भी थेरेपी सेशन आगे बढ़ाते हैं, अपने को एकदम वो थेरेपी से दूर रखते हैं, ताकि जो क्लाइंट को चाहिए, जो क्लाइंट की जरूरत है, वो उन उन तक पहुंचाए। और वो एक मार्ग है, एक जरिया है जिसके थ्रू थेरेपी होती है। और हम चाहे कुछ भी सोच के बैठे कि आज मैं ये थेरेपी करूंगी, आज मैं वो थेरेपी करूंगी, पर जब क्लाइंट सामने आके बैठता है फिर वो कुछ होता कुछ और ही है, पर वो होता है जो क्लाइंट की जरूरत है। और मेरी प्रेरणा यही है कि जो भगवान, जिसे हम भगवान बोले या यूनिवर्स बोले या जो भी फोर्स बोले, जो हमारे थ्रू काम करता है क्लाइंट को मदद करने के लिए, एक तरह से क्लाइंट का खुद का ही पुकार है, बुहार है कि मैं ठीक हो जाऊं। हर इंसान यही सोचता है ना, मैं ठीक हो जाऊं, मैं भी खुशी की ओर बढ़ूं। तो वो जो बुहार है, वो जो पुकार है, वो उन्होंने जो प्रार्थना की है, वही प्रार्थना वापस उनको मिलती है थेरेपी के मार्ग से। और ये मैंने युवराज सर से सीखा है कि हम जितना भी अपने आप को बड़ा छोटा समझे, डजेंट मैटर, जो थेरेपी क्लाइंट को जरूरत है वो हमारे थ्रू होने ही वाली है। और वो हम नहीं कर रहे, वो कोई ऐसी फोर्स, कुछ ऐसी ऊर्जा कर रही है हमारे शरीर के थ्रू, जो वो क्लाइंट की जरूरत। तो प्रेरणा मेरी ये दो है, सबसे बड़े प्रेरणा है। और तीसरी प्रेरणा मेरी है हैंस्टन डैम, जो टैसो, जिनसे मैंने टैसो सीखा है, नीदरलैंड ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं उसको, डिप्लोमा होता है उसका। तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज है। और वो भी जिस तरह से थेरेपी करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है थेरेपी हो रही है या कुछ हो रहा है, वो सिर्फ बात कर रहे हैं और थेरेपी हो जाती। तो ये कई लोग हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं। और ऑफ कोर्स कई किताबें हैं हमने पढ़ी हैं, चाहे वो अपने इंडियन हो या चाहे बाहर के हो, बहुत सारे लेखक ने लिखे हैं अच्छी अच्छी चीजें। और कई फिल्में भी हैं जो हमको प्रोत्साहित करती है थेरेपी करने के लिए। अच्छे मूवीज हैं, जो डियर जिंदगी है, एक शाहरुख खान और शायद आलिया भट्ट की मूवी है, आई होप मैं एक्टर्स के नाम सही दे रही हूँ। और एक भूल भुलैया है जिसमें अक्षय कुमार था, तो वो थेरेपिस्ट का रोल किया था तो ये कई जो चीजें हैं जो सही मार्गदर्शन कराते हैं लोगों के लिए।
और प्रेरणा का स्रोत बन जाती। जी बिल्कुल, आपने मूवी की बात कही तो यहाँ पे मुझे आनंद मूवी भी याद आती है, राजेश खन्ना की। तो जिस तरह से उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी एक बीमारी आती है, और वो बीमारी के बावजूद उनका जो एक मेंटल स्टेट रहता है वो कितना इनकरेजिंग, कितना खुश मिजाज रहता है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हम सबकी जिंदगी में आती है। कई बार उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम खुद ढूंढ पाते हैं, कई बार नहीं ढूंढ पाते। तो वहां पे ही थेरेपी काम आती है। तो जैसे अगर हम राजेश खन्ना का कैरेक्टर देखें, उन्हें थेरेपी की जरूरत थी ही नहीं, चाहे उनकी जिंदगी में बीमारी थी, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपको किसी दुनिया में किसी डॉक्टर की, किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं, हम इंक्लूडिंग अस, जो हम कितनी बार कुछ परेशानी आती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपने कुछ मूवीज बोली है, ये काफी अच्छी तरह से उस प्रोसेस को दिखाती है और एक्चुअली हमारा काम आसान भी करती है। बिल्कुल। अगले हिस्से में आप देख सकते हैं। बट अभी नेक्स्ट हम राउंड में जाते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट ना होते तो आप क्या कर रहे हो?